कि सर हमारा एग्जाम 20 फरवरी को है, हमारा एग्जाम बिल्कुल पास आ गया, हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, हमारी तैयारी कुछ नहीं है, बस हमें पास करा दो। पास होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, 23 से 24 नंबर लेके आने, तो हमें सर वहां तक पहुंचा दो बस किसी भी तरह से। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमबी फिजिक्स पावर्ड बाय शुभम जैन। आज के हम इस सेशन में मात्र 10 मिनट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी 10 मिनट लेने वाला हूं, और इस 10 मिनट के अंदर हम आज पूरे के पूरे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 यानी कि पहली बुक को फिनिश कर देंगे। बिल्कुल सही समझा। क्यों? क्योंकि आज हो क्या रहा है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज, बहुत सारे बच्चों की अप्रोच मेरे पास तक आई है कि सर हमारा एग्जाम 20 फरवरी को है, हमारा एग्जाम बिल्कुल पास आ गया और हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, हमारी तैयारी कुछ नहीं है, बस हमें पास करा दो। पास होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, 23 से 24 नंबर लेके आने, तो हमें सर वहां तक पहुंचा दो बस किसी भी तरह से। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है उसी चीज को फोकस करते हुए कि कम समय में यानी कि कम से कम इनपुट देने पे हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हैं उसी को फोकस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट चलते हैं। सबसे पहले हम करने क्या जा रहे हैं भाई, आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 7 यानी कि सारे के सारे चैप्टर 7 स्टार्टिंग 1 से चैप्टर नंबर 7 तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले। तो उसी के अंदर सबसे पहला नंबर जो हमारे टॉपिक का बन जाता है वो आपका आ जाता है इक्विप पोटेंशियल सरफेस। भाई इक्विप पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं इसके अंदर, और पेपर में ये आ रहा है। क्या आ रहा है? ये पेपर में टॉपिक आ रहा है। करना क्या है सर इसमें भाई, इसके डायग्राम जरूर देख के चले जाना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि कितना वर्क करना पड़ता है, इक्विप पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा, उनके प्रूफ्स देख लेना। साथ ही साथ डायग्राम बिल्कुल मत छोड़ना। सर डायग्राम कैसा? पॉइंट चार्ज का हो गया, सिमिलर चार्ज का हो गया, अपोजिट चार्ज डायपोल का हो गया। सर ये वाले डायग्राम, भाई ये वाले डायग्राम तो बिल्कुल भी मत छोड़ के चले जाना। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगा तो इक्विप पोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इक्विप पोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। एक फॉर्मूला यहाँ पे काम हो जाता है, E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। भाई बिल्कुल मत छोड़ देना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, यहां से क्वेश्चन निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई गॉस लॉ, अरे गॉस लॉ क्या है भाई? पहले चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, ध्यान रखना। अगर ये टॉपिक हमने छोड़ देना है तो समझ लेना हमने पहले चैप्टर के साथ खेल कर दिया। क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, गॉस लॉ के स्टेटमेंट के साथ साथ अगर याद करो तो फ्लक्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ लो जब गॉस लॉ पढ़ोगे। उसके बाद भाई इसके हमने एप्लीकेशन कर लेनी है। क्या कर लेनी है सर? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ रखी है। कौन कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी हुई है सर? एक हो गया हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला, प्लेन शीट वाला, एक हो गया यूनिफॉर्म शेल वाला। सर तीनों टॉपिक करें क्या? नहीं भाई साहब, कर लो तीनों, अच्छी बात है, बट बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। तो क्या नहीं छोड़ के जाना? प्लेन शीट बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। क्या नहीं छोड़ के जाना? लॉन्ग इनफिनाइट वायर बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। क्यों नहीं छोड़ के जाना? क्योंकि सर पेपर में क्वेश्चन है यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा भाई? टॉपिक पूछ लेगा और साथ में करा देगा न्यूमेरिकल, और अगर इतना काम उसने दे दिया तो याद रखना 5 नंबर दे के चला जाएगा। ठीक है, बाद में मत बोलना कि हुआ क्यों नहीं था। तो भाई करके जाना, ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इनके डायग्राम्स की तो डायग्राम देख लेना। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इनमें आपने शेल्स में एक ग्राफ पढ़े होंगे, कुछ इस टाइप के ग्राफ। किस टाइप के ग्राफ सर? इस टाइप के हमने ग्राफ पढ़े हैं, इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये वाला ग्राफ बिल्कुल जरूर करके चले जाना। एक शेल का, एक सॉलिड स्फीयर का, दोनों का मतलब क्या है, क्या काम है, कैसे काम करता है, कहां ज्यादा कहां कम, कैसा प्रोपोर्शनल है, इसके बारे में बिल्कुल मत छोड़ देना, एक टॉपिक वहां से मिल जाएगा। तो इस टाइप के डायग्राम्स है, इस तरह का डेरिवेशन आपको देख लेना है, प्लेन शीट का, यूनिफॉर्म शेल्स का। ठीक है, बात करते हैं सर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अरे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से क्या करना है भाई? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऐसा टॉपिक हो जाएगा कि वो न्यूमेरिकल पकड़ा देगा हाथ में। कैसे करेगा सर? 3 नंबर का न्यूमेरिकल दे सकता है। कैसे दे देगा भाई? इस तरह के ट्राइंगल बेस्ड न्यूमेरिकल आपने देखे होंगे, इस तरह का आपने स्क्वायर बेस्ड न्यूमेरिकल देखा होगा। क्या करा होगा कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, किसी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स पूछ लिया, इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल करके जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से आप एक टॉपिक देख के चले जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डाइपोल ऑन ड्यू टू इक्वेटोरियल। अब अगर बात करें इस टॉपिक को हम क्यों यहाँ पे नाम दे रहे हैं भाई? लास्ट ईयर यानी कि 2025 का जो पेपर अभी जा चुका, जो आया था लास्ट ईयर, उसमें आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? ड्यू टू डाइपोल। किसका आया था? ड्यू टू डाइपोल। और भाई वो डाइपोल का जब आ चुका था तो वहां से पता कितने नंबर दे गया था? वो 3 नंबर दे के चला गया। दोनों डायरेक्शन 1.5 नंबर उन्होंने पूछ के रख दी थी। तो भाई इस टॉपिक का क्या हो सकता है? इस बार ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन
एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल में से कौन सा करके जाएं भाई, इक्वेटोरियल को बहुत अच्छे से कर जाना, करना आपको एक्सियल भी है, तो एक टॉपिक आपको यहां से मिल जाएगा। और अगर मिल गया ये वाला टॉपिक, ध्यान रखना 3 नंबर आपको हाथ में दे देगा और करना कुछ नहीं है। याद करना है इसका ना स्पेशल केसेस है कुछ, जिसमें आप डिस्टेंस को ज्यादा कर देते हो तो एक फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, उस टाइप को कर लेना, साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेना, ठीक है ना। मिल जाएंगे आपको, एनसीईआरटी पे कर लो या फिर कोई आपके पास रेफरेंस बुक है या फिर लास्ट ईयर के पेपर उठा लो, वहां से मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि सर नहीं हमें रिक्वायरमेंट आपकी है, तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना कौन सा टॉपिक की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, जो कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा होगा बच्चों की, उसी के ऊपर स्पेशल सेशन आपको पकड़ा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये कुछ डायग्राम है उसके, दोनों के देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। किस टाइप का क्वेश्चन है सर, क्या पढ़ना है इसके अंदर, याद करो। कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं, 2 चार्जेस इंफिनिटी से लेकर आए, बताओ कितना वर्क करना है भाई। 3 नंबर में क्वेश्चन मिल आ चुका है पेपर में, ध्यान रखना बिल्कुल, छोड़ मत देना इसको, जिसमें आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, वर्क निकालना है W1 W2 W3 और तीनों को सम करके लिख देना है। सर और क्या करें इस टॉपिक से भाई, इस टॉपिक से ना इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके चले जाना। कैसे क्वेश्चन है याद करो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा आपको कि एक स्क्वायर के चारों तरफ चार्जेस को अरेंज कराना है, और जब चार्जेस को अरेंज करा दे तो कितना वर्क करना पड़ेगा या उस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, भाई बिल्कुल मत छोड़ देना। इस तरह का क्वेश्चन मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी को जाकर पकड़ लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट के नाम से, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई कैपेसिटर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल घूम जाता है पेपर के अंदर, किसी ना किसी रूप में घूम जाता है। इस बार किस रूप में घूमने वाला सुनना ध्यान से। इसमें 2 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है भाई कंडक्टिंग स्लैब का, एक है आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। भाई इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कर जाना। सर वैसे क्या करके जाए भाई, मैं कह मेरा मानना यह है डाइलेक्ट्रिक अच्छे से कर लो, बिल्कुल रट लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना इस टॉपिक को। अगर ये टॉपिक तुमने अच्छे से कर लिया तो भाई ये वाला टॉपिक अपना आप हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं, बस के का डिफरेंस आना है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे कर लेना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, याद करो इस तरह के क्वेश्चन आपने लगाए होंगे। कैसे लगाए होंगे कि अगर सपोज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज, सॉरी आपने कैपेसिटर लिया, बैटरी लगा दी, बैटरी हटाई, अब डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, एरिया को चेंज कर रहे हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं या फिर कुछ इस तरह का चेंजेस कर रहे हैं, बताओ कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, कैपेसिटेंस कितना गुना हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ के चला जाना भाई, ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक आपको देखने को मिल जाएगा। बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से देख के चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो भाई नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ये क्या है भाई, ये वो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है। किसी बच्चे ने अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझा होगा तो उसने एक बात नोटिस करी होगी कि ये चैप्टर इसको समझने का बहुत आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है कि सारे के सारे टॉपिक इसके ही इर्द गिर्द घूमते हैं। कैसे घूमते हैं जरा ध्यान समझ लेना। एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं 2026 का, यहां से क्या होगा, आपने रिलेशन पढ़ी होगी क्या करने के लिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I is equals to NEAVD। आपने रेसिस्टेंस पढ़ा होगा R is equals to LM upon NE square 8 आउट। आपने वहीं से रेसिस्टेंस के साथ कंडक्टेंस पढ़ा होगा, आपने रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी पढ़ी होगी, मोबिलिटी कंडक्टेंस रिलेशंस पढ़ी होंगी आपने कुल मिला के। भाई उन रिलेशन को बिल्कुल मत छोड़ देना। एक क्वेश्चन पेपर में यहां से इस बार लिखा हुआ है, क्या हो सकता है भाई, रिलेशन पूछ सकता है। याद करो एक ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में आपने पढ़ा होगा J इक्वल टू सिग्मा इनटू E, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब, सॉरी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर रिलेशन बिटवीन J सिग्मा E। ये रिलेशन भी हम इन्हीं से निकालते हैं। भाई ऐसा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन जाएगा। कैसे कर सकता है, वो क्या करेगा आपको, वो कहेगा कि भैया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर देना है, हमने पोटेंशियल में चेंज कर देना है, बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ इस पे चेंज करने पे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी पे कितना फर्क पड़ेगा। यहां से एमसीक्यूज निकल सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल मत छोड़ देना, ये आपको देखने को पेपर में मिलने वाला है। ओम्स लॉ के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, ओम्स लॉ की रिडक्शन आप देख लेना। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको क्या याद रखा जाना है, आपने कुछ ग्राफ पढ़े होंगे ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस, जैसे ओमिक डिवाइस का हो गया, बाकी सब नॉन ओमिक डिवाइस के हैं। इस ग्राफ को तो हम बचपन में भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते भाई, चैप्टर नंबर 14 का सेमीकंडक्टर का पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ है, फॉरवर्ड स्टिक का कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इस 2026 का टॉपिक है, वहां से जब उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे बता देंगे आपको। लेकिन फिलहाल आपको क्या याद रखना है, ये टॉपिक, इसके कुछ ग्राफ्स कि क्या ग्राफ होंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस के, कैसे क्या फर्क पड़ेगा, वो सब कुछ देख लेना। एक टॉपिक देखो भैया, ये टॉपिक आ गया
और ये टॉपिक अगर मैं ये कह दूं, आप नीचे के कोरे कागज पे लिखवा लेना, क्या लिखवा लेना कि सर एक क्वेश्चन यहां से निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये अल्फा क्या कहलाता है भाई? ये है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी हमने वैल्यूज पढ़ी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्मॉल, सेमीकंडक्टर के लिए, मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए। यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? एमसीक्यूज देखने को मिल सकता है। फिर क्या देखने को मिल सकता है? कुछ ग्राफ पूछ लेगा, ग्राफ दे देगा, कह रहा बताओ किस तरह से आपका यहाँ पे अल्फा चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर देख लेना। एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इतना फर्क पड़ा, क्या हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला टॉपिक अच्छे से करके चले जाना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भाई किरचॉफ लॉ। भाई किरचॉफ लॉ को हम भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि किरचॉफ लॉ एक अकेला टॉपिक ऐसा है जो अपने साथ दो टॉपिक को कवर कर जाता है। क्या टॉपिक कवर कर जाता है? किरचॉफ लॉ तो है ही, साथ ही साथ भाई ये ले आता है व्हीट स्टोन ब्रिज। क्यों? कि व्हीट स्टोन ब्रिज भले ही बात कुछ भी बता रहा हो, लेकिन प्रूफ तो मुझसे लेके जाते हैं उसका भी। तो भाई व्हीट स्टोन ब्रिज को मत छोड़ देना। व्हीट स्टोन ब्रिज से ज्यादा इंपोर्टेंट इस बार क्या होने वाला है? इस बार होने वाला है भाई किरचॉफ लॉ। कैसे करने वाले हैं भाई? एक तो दोनों के दोनों लॉ को याद रखना। जो सबसे पहला समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ वी इक्वल्स टू 0 पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना? बिल्कुल मत छोड़ देना। साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भाई बिल्कुल मत छोड़ देना। 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से निकल रहा है, तो भाई एक टॉपिक यहां से बिल्कुल ढंग में करके चले जाना। सर वो बात तो ठीक है न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं इसके। किस तरह के न्यूमेरिकल करके जाने हैं? तो भाई न्यूमेरिकल करके जाने कुछ इस तरह के। किस तरह के? इस तरह के। जैसे कि आपको मिल जाएगा क्या, इस तरह से आपने न्यूमेरिकल देखे होंगे, ठीक है ना? इस तरह का न्यूमेरिकल आपको देख लेना। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना? इस तरह का आपने व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन निकाली होगी। अगर बैलेंसिंग कंडीशन नहीं निकलेगी तो किरचॉफ लॉ लगा के हम वैल्यूज निकाल लेंगे, हर एक आर्म का करंट, हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस। ये बिल्कुल इस तरह का एक न्यूमेरिकल अच्छे से करके चले जाना। नेक्स्ट बात करें भाई, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर-सेकेंड लॉ। अब जरा ध्यान सुनना, ये टॉपिक बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर-सेकेंड लॉ एक ऐसा टॉपिक हो गया जो दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने में हेल्प करते हैं। अब भाई इनके टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक आपने पढ़ लेना लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला। किस टाइप का? कुछ इस टाइप का आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर स्पेशल केसेस हो जाते हैं। ये देख लेना ध्यान से। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़ा सा अगर मैं कह दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में अगर मैं डालना चाहूं, तो भाई इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ देना। क्या है ये भाई? ये है हमारा सर्कुलर वायर के एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ या फिर एम्पियर-सेकेंड लॉ की हेल्प से हम जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, तो उसको बिल्कुल कर लेना। क्या करना है इसमें भाई? इसके स्पेशल केसेस मत छोड़ देना, इसके न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग टॉपिक मत छोड़ देना। भाई ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में लगा देना इस बार। क्या? 2026 का टॉपिक। एक चीज और ध्यान रखना, एम्पियर-सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट बिल्कुल मत छोड़ देना। क्या स्टेटमेंट है? डायरेक्ट पेपर में स्टेटमेंट पूछ लेता है, तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई साहब ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो कम है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई इस टॉपिक से क्या ध्यान रखना है? एक तो डायग्राम्स। कौन सा डायग्राम? याद करो, डायग्राम में आपने अट्रैक्शन और रिपल्शन का डायग्राम पढ़े होंगे इसके, या फिर आपने न्यूमेरिकल पढ़े होंगे इस टाइप के। एक स्क्वायर है, यहाँ एक वायर रखी हुई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, या फिर एक वायर यहाँ पे है, एक वायर इसके ऊपर, उसको इक्विलिब्रियम में ऊपर रखना है, कितना अट्रैक्शन कितना रिपल्शन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल कर लेना भाई, बुक्स में मिल जाएंगे, बुक खोल लो जाके फटाफट और इस टाइप के न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेना। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें और भी रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल्स की, तो टेंशन ना लें, 20 फरवरी से पहले पहले इसी चैनल पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलने वाले हैं आने वाले सेशंस के अंदर। तो करना कुछ नहीं, बस बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक। भाई एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक्स, जैसे कि सर हमारा नाम है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, जैसे कि ट्रांसफार्मर, जैसे कि एसी जनरेटर। क्या क्या करना बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, फिलहाल इन तीनों टॉपिक के दिमाग में रखना। अब करना क्या है इनको? भाई गैल्वेनोमीटर में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? आपने एक एक्सप्रेशन निकाली थी टॉप की गैल्वेनोमीटर पढ़ने से पहले, जहां पे आपने NiAb साइन थीटा को किसके बराबर रखा होगा? के फाई के बराबर रखा होगा, और वहां से एक रिलेशन निकाली होगी, उसको अच्छे से देख लेना। सेंसिटिविटी, दो तरह की सेंसिटिविटी देखी होगी आपने, करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी। भाई इसको तो बिल्कुल मत छोड़ देना। क्या है सर ये? सर ये कन्वर्जन है, किसका? अमीटर का और वोल्ट मीटर का। इसके ऊपर हम क्या करते हैं भाई? शंट की वैल्यू निकालते हैं, रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर यानी कि आईजी निकालते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भाई पेपर में देखने को मिल रहे हैं इस बार।
तो इस टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल तैयार करके चले जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम लिख के चले जाना, कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? गैल्वेनोमीटर का अमीटर वोल्ट मीटर में, और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स, जैसे कि कुछ इस तरह से आपने कन्वर्जन देखे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इस जनरेटर की। इस जनरेटर में आपको पढ़ लेना एक्सप्रेशन पढ़ लेना जिसमें आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, तो वहां से देख लेना। नेक्स्ट बात करें ट्रांसफॉर्मर। भाई इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ जाना। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा टॉपिक हो गया चैप्टर नंबर 7 करंट, इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें कि बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लेना। क्या कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई हमारा क्या काम करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या है, कैसे रिजल्ट निकलता है, इसका रिजल्ट आता है, कौन सा रिजल्ट आता है, ई सेकेंडरी इज इक्वल टू एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी इंटू ई प्राइमरी। कुछ याद आया? के की वैल्यू 1 से बड़ी, के की वैल्यू 1 से छोटी, कौन स्टेप अप कौन स्टेप डाउन, इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से करके चले जाना। क्या बन सकता है भाई? केस स्टडी बन सकती है, न्यूमेरिकल भरपूर मात्रा में इस टॉपिक का बन सकता है, पावर पूछ लेगा, आउटपुट पावर हो गया, आउटपुट ईएमएफ हो गया, वोल्टेज हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये टॉपिक मार्क कर लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में इसको डाल के चले जाना इस बार, ठीक है भाई। तो ये वाला टॉपिक देख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बन जाता है पैराफेरा डायोड। भाई चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स के एक ये मात्र टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो अच्छा खासा बन जाता है। क्या है ये? इसमें हमने पैराफेरा डायोड, 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े होंगे, उनको ध्यान से पढ़ लेना। किसका इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, कौन मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करेगा, कौन अपोज करेगा, किसका इफेक्ट टेम्परेचर के साथ क्या होगा, ये सब कुछ आपको प्रॉपर्टी पढ़ लेनी है, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है भाई, इस चीज को मत छोड़ के चले जाना, क्या कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा मैग्नेटिज्म पे, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के आपका पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इन सब के ग्राफ किस तरह से बनेंगे मैग्नेटिज्म का विद रिस्पेक्ट टू आपका इसमें आपने टेम्परेचर आपने पढ़नी है, परमेबिलिटी क्या है, इनकी ससेप्टिबिलिटी सबकी वैल्यूज क्या है, इन सब चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज देख लेना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मोशनल ईएमएफ। भाई मोशनल ईएमएफ बिल्कुल मत छोड़ देना। मोशनल ईएमएफ में आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू BLV वाला, करंट निकाला होगा, पावर निकाला होगा, उस टाइप का क्वेश्चन देख लेना। इस पे एक न्यूमेरिकल बन जाता है। किस तरह का न्यूमेरिकल बन जाता है जरा याद करो। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपने करे होंगे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप जा रहा है, अब बताओ करंट कितना बनेगा, या ईएमएफ का ग्राफ बनाओ। या फिर इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि आपको एक फ्लक्स का चेंज होता हुआ ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ ईएमएफ की वैल्यू बताओ, ईएमएफ की वैल्यू निकालो, उसका ग्राफ बनाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट इस टाइप से क्वेश्चन, इसको देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडक्शन। भाई इंडक्शन हमने पढ़ा है, 2 तरह के इंडक्शन पढ़े होंगे आपने, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की बात करें सोलेनॉइड का आपने पढ़ा होगा। म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें 2 कोएक्सियल कॉइल का। अगर मैं यहां से ये बात कह दूं, क्या कह दूं, ध्यान सुन लेना, फिर कौन कान खोल के यहाँ पे, कि अगर मैं कह दूं म्यूचुअल इंडक्शन, किसका म्यूचुअल इंडक्शन, 2 कोएक्सियल कॉइल का, कि ये वाला टॉपिक इस बार पेपर में देखने को मिल रहा है, क्या मिलेगा भाई, इसकी एक्सप्रेशन, इसका डायग्राम देख के जाना, इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा वो देख के चले जाना, साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ हल्के हल्के से न्यूमेरिकल देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक, ये बिल्कुल मत छोड़ देना, यहां से करके चले जाना, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है भाई एलसीआर सर्किट। इसे कैसे भूल सकते हो भाई, ये तो नहीं भूला जाएगा कभी भी। एलसीआर सर्किट चैप्टर नंबर 7 का एक मात्र ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में। सर एलसीआर तो आपने बता दिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन एलसीआर तो बहुत बड़ा है, करे क्या उसके अंदर, अब देखो उसके अंदर करना क्या है भाई। उसके अंदर आपको फेजर डायग्राम देख लेना अच्छे तरीके से, उसके अंदर आपको इंपेडेंस के बारे में, रेजोनेटिंग कंडीशंस के बारे में, ठीक है ना, जैसे कि सर इस तरह से, क्या याद करो, रेजोनेंस क्या होता है, फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं उसके, किस तरह से बनता है, इंपेडेंस किसको बोलते हैं, इस तरह का ग्राफ। भाई ये ध्यान से सुन लो, मार्क कर लो अभी, क्या मार्क कर लो भाई, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला ग्राफ जो दिख रहा है, इस तरह का आपने ग्राफ पढ़े होंगे कि आर का क्या वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम, क्या इफेक्ट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बिल्कुल मत छोड़ देना, बैंडविड्थ वगैरह इसकी ढंग में अच्छे तरीके से करके चले जाना। एक न्यूमेरिकल यहां से देखने को मिल रहा है विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। बात करता है फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करें इसके अंदर, सर हमने 2 तरह के मोशन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं मोशन, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं और जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो क्या होता है भाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं तो पैराबोलिक पाथ होता है, इसकी ट्रेजेक्टरी आपने निकाली होगी, क्या करके, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर करके, करी होगी नहीं करी होगी, इसको अच्छे से करके चले जाना। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। भाई मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि जब थीटा हमारा 0 हो, जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो, थीटा हमारा यहाँ पे जनरल एंगल थीटा हो, तो क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है ना, हेलिकल पाथ हो जाता है या सर्कुलर हो जाता है। सर्कुलर होगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना लगेगा उसको, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ देना भाई। ये टॉपिक आपको पेपर में देखने को मिल रहा है विद न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बनने वाला है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो ये कुछ टॉपिक हमारे वे टॉपिक्स थे जिनको आपको पहली बुक से कवर करनी ही करनी है,
ठीक है ना। इनमें कोई दिक्कत परेशानी, जो भी टॉपिक आप सभी को लगता है कि हाँ ये वाला टॉपिक हमें सर से पूछ लेना चाहिए, तो भाई वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में भर देना। जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी सबसे पहले उसी वीडियो को हम ले आएंगे, ठीक है ना। तो इतना अच्छे से कवर कर लेना। आने वाले टाइम में यानी कि इस एक महीने के अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस रिगार्डिंग मिलने वाली हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि हमें एग्जाम में किस तरह से तैयारी करके जाए, ताकि कम से कम इनपुट पे ज्यादा ज्यादा हम आउटपुट ले सकें। तो इन सभी वीडियोस को पाने के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप किसी भी चीज से वंचित ना रह सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।